हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग 10th क्लास का चैप्टर 13 यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के महत्वपूर्ण सूत्रों और ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सूत्र को देखते हैं। सूत्र में पहला हमारा टॉपिक हो जाएगा घन। घन यानी कि क्यूब। तो घन वैसी आकृति होती है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी बराबर होते हैं। घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होते हैं। घन को एक ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे दो पाई पारना है, बीच में इस तरह से पार लेना है, एक बिंदु ऊपर देना है और इसको इस तरह से मिला लेना है। ये हमारा घन बन गया। तो घन किसे कहते हैं? तो वह वर्गाकार ठोस जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो उसे घन कहते हैं। वह वर्गाकार ठोस जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो उसे घन कहते हैं। तो चलिए सूत्रों पर ध्यान देते हैं। पहला नंबर देखेंगे, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा 6l²। अब l क्या है उसको बताएंगे। पहले सूत्र यहां पर लिख लेते हैं। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये सूत्र हो जाएगा 4l²। घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर l³ यानी कि भुजा क्यूब। यहाँ पर हो जाएगा घन का विकर्ण बराबर √3l। घन के आधार का क्षेत्रफल बराबर l²। तो अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि आखिर l जो लिखे हैं वो है क्या। तो l जो है, l को हम लोग भुजा भी कह सकते हैं, a के बराबर भी मान सकते हैं और किनारा भी कह सकते हैं। l को a के बराबर यानी कि जहां जहां l है वहां पे a भी लिख सकते हैं, भुजा भी लिख सकते हैं, किनारा भी लिख सकते हैं। तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6l²। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4l²। घन का आयतन का सूत्र हो जाएगा l³। घन का विकर्ण हो जाएगा √3l और घन के आधार का क्षेत्रफल होगा l²। आधार कहने का मतलब नीचे वाला। तो ये घन हो गया। घन के आधार नीचे देखेंगे तो ये वर्ग के आकार का है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा²। अब भुजा के स्थान पर हम लोग क्या लिए हैं? l। l का हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि यहाँ पर आया है वक्र पृष्ठ है, पार्श्व पृष्ठ और हो जाएगा हमारा पूर्ण पृष्ठ। आखिर ये तीनों है क्या? वक्र पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ और पूर्ण पृष्ठ। तो सबसे पहले नंबर हम पार्श्व पृष्ठ के बारे में समझते हैं। पार्श्व पृष्ठ उसी आकृति में दिखाई देगा जिसमें कि सतह यानी कि फलक दिखाई देते हो, जैसे कि घर में दिखाई देगा। घर करने का मतलब कि घन या घनाभ में दिखाई देगा। जैसे कोई घर मकान हो गया, उसमें फलक रहते हैं, दीवार रहते हैं, जैसे ये हमारा एक ब्लैक बोर्ड हो गया, एक दीवार हो गया। तो वैसे ही घन या घनाभ में होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। केवल घन और घनाभ में ही दिखाई देगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि इसमें दीवार दिखाई देते हैं। और पार्श्व का मतलब होता है चारों दीवारों, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कोई घर है, उसमें से चारों दीवार यानी कि ऊपर और नीचे को छोड़कर चारों दीवार, इधर, इधर और आगे का और साथ में इधर के, ये चारों जो दीवार होते हैं उन सबको कहा जाता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आ गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आखिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये सभी आकृतियों में आएगा, घन, घना, बेलन, शंकु, पूर्ण पृष्ठीय भी सब में आएगा, लेकिन ये पार्श्व पृष्ठीय केवल इसी में आता है, घन और घना में। तो जो वक्र पृष्ठीय है, तो जैसे कोई सतह है, जैसे ये घन हो गया, इस घन को बाहर से जब हम चारों देने रंग देंगे, चारों तरफ रंग दे, बाहर से रंग देंगे, जैसे ये मान लीजिए कि बेलन के आकार का एक मार्कर है, इसको अगर हम चारों देने से क्या करेंगे, चारों तरफ से रंग देंगे किसी रंग से चारों तरफ से, तो उसको कहेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
बाहर से रंगेंगे तो इसको कहेंगे क्या, तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब इसके अंदर समाकर रंग देंगे, यानी कि इसके अंदर से रंग देंगे पूरा भाग को, तो उसको कहेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसको कहेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन वो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। फिर से ध्यान से समझिए, जैसे कोई कमरा है, उस घर के अंदर जाकर रंगेंगे, चारों तरफ से चारों दीवारों को, साथ में ऊपरी भाग को, निचले भाग को भी अगर ऐसे रंग देते हैं तो उसको कहेंगे आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और क्या करेंगे कि बाहर से रंग देंगे, घर के अंदर नहीं रंगे, घर के छत नीचे वाले जो दीवार है उसके बाहर से, इधर से, फिर आगे द्वार की तरफ से भी और इस पिछवाड़े से भी रंग देंगे। तो ऐसे तरफ से अगर रंगेंगे तो उसको कहेंगे बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन बाहर और अंदर जब दोनों रंग देंगे तो उसको कहेंगे पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि उसके पूरे सतह को रंग दिया गया। पूर्ण को संपूर्ण पृष्ठीय भी कहा जाता है, दोनों का मतलब एक ही है, पूर्ण पृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठीय। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा मार्कर का ढपने वाला हो गया, तो इसमें क्या करेंगे कि बाहर चारों तरफ से और अंदर दोनों रंग देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और केवल बाहर के रंगेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या केवल अंदर के रंगेंगे तो भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन चारों दीवार को रंग देंगे तो उसको कहेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए अब घनाभ में देखते हैं। कीवर्ड तो घनाभ क्या हो जाएगा कि वह आयताकार ठोस जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई बराबर न हो उसे घनाभ कहते हैं। वह आयताकार ठोस जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर न हो उसे घनाभ कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि घनाभ की लंबाई ये हो जाएगा, ये जो होता है चौड़ाई होता है, और ये है जो ऊंचाई है। इसमें जितना भी इस तरह से लंबवत दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला, सब ये क्या है कि ऊंचाई को दर्शा रहे हैं। ये हमारा हो गया घनाभ है। ये एल है, एल यानी कि लंबाई, बी यानी कि चौड़ाई, और एच यानी कि हाइपोटेनस यानी कि ऊंचाई। अब यहाँ पर हम लोग पहला सूत्र देखेंगे इसी के आधार पर, यानी कि घन का जो घन था, यहाँ पर घनाभ लिख लेंगे। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यानी कि 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ये सूत्र हो गया हमारा घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए। दूसरा हो जाएगा घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसको बताएं कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, या चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इसके लिए सूत्र हो जाएगा 2h इंटू एल प्लस बी। एच यहाँ पर ऊंचाई हो गया, एल लंबाई, बी और चौड़ाई है। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2h इंटू एल प्लस बी। इन सभी सूत्रों को याद कर लेना है, यही सब ऑब्जेक्टिव में आते हैं, साथ में ऑब्जेक्टिव तो बताया ही जाएगा। अब आगे देखेंगे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन बराबर हो जाएगा एल बी एच, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का विकर्ण, घनाभ के विकर्ण के लिए सूत्र हो जाएगा रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। घनाभ का विकर्ण का हो जाएगा सूत्र एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। घनाभ के आधार का क्षेत्रफल, घनाभ के आधार का क्षेत्रफल, तो इसका आधार क्या है, आयत के आकार का है, तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि एल इंटू बी। एल लंबाई को सूचित कर रहा है, बी चौड़ाई को और एच ऊंचाई को। एक और यहाँ पर पॉइंट देख लेते हैं, यानी कि किसी घन या किसी भी घन या घनाभ में
घनाभ में 6 फलक, फलक कहने का मतलब सतह, 8 कोने जिसको शीर्ष भी कहा जाता है, तथा 12 किनारे जिसको कोर भी कहते हैं होते हैं। किसी भी घन या घनाभ में 6 फलक होते हैं। फलक कहने का मतलब सतह होते हैं। जैसे इसमें सतह गिन सकते हैं इस आकृति में, घन हो या घनाभ दोनों में सेम ही आकृति है, केवल लंबाई चौड़ाई के फर्क है। इसमें गिनेंगे तो 6 को सतह आएगा, जिसमें इसमें इधर वाला, एगो उधर वाला और इधर वाला और इधर वाला, तो 4 को हो गया, एक ऊपर और एक नीचे, यानी कि 6 फलक है। जैसे अपने घर में भी गिन सकते हैं, घर एक घन या घनाभ के आकार का आकृति होता है। तो जैसे ये हमारा घर है तो एक ऊपर वाला सतह हो गया, एक नीचे वाला, एक हमारे दाएं तरफ और एक बाएं तरफ, और साथ में एक सामने और एक पीछे। तो ये 6 गो सतह हो गया हमारे घर में। तो घर एक घन या घनाभ के आकार की आकृति होती है। साथ में 8 गो कोने होते हैं, गिन सकते हैं। घर में 8 गो कोने दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8, तो घन या घनाभ में 8 गो कोने दिखाई देंगे, तथा 12 किनारे दिखाई देंगे। किनारे कहने का मतलब कोर, तो इसे देख लेंगे, 12 गो कोर दिखाई देंगे। यहाँ पे 1 2 3 4, ये वाला 5, ये 6 7 8 9 10, और ये एक बच गया है 11, और ये ऊपर बचा हुआ है 12। 12 हो गया, गिन सकते हो, फिर से एक बार गिन दे रहे हैं, 1 2 3 4, ये वाला 5 6 7, ये हो गया 8 9, और ये बच गया है 10 11 12। तो किसी भी घन या घनाभ में 6 फलक, 8 कोने तथा 12 किनारे होते हैं। घन से संबंधित आकृतियां हमारा कुछ हो जाएगी। घन से संबंधित वर्ग हो जाएगा। वर्ग कहने का मतलब पढ़ने वाला वर्ग, जो क्लास होता है, क्लासरूम, ये घनाभ के आकार का भी होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर वर्ग ले रहे हैं तो वर्ग मान लेते हैं कि ये सभी भुजाएं अगर बराबर है तो घन के आकार का है। उसी तरह से हो जाएगा हमारा पासा। पासा जो होता है वो घन के आकार का होता है। घनाभ के आकार के देखेंगे कि कौन कौन सी आकृतियाँ होती है घनाभ में। तो घनाभ में हमारा हो जाएगा घर, ये वर्ग के आकार का भी होता है, यानी वर्ग कहने का मतलब वर्ग में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो जाएगा अगर, तो ये बन जाएगा घन, यानी कि घर घन के आकार का भी हो सकता है या घनाभ के आकार का, तो दोनों में ये हो सकता है। उसी तरह से ये हमारा हो जाएगा नहर। नहर एक घनाभ के आकार की ये आकृतियां हैं, नहर। उसी तरह से तालाब और नदियां, नदी। उसी तरह से टंकी हो जाएगा, टंकी। अब ये बेलनाकार टंकी की बात नहीं करें, ऐसे टंकी जो कि पहले जो डीजल वगैरह लगते थे वहाँ पे ऐसे टंकी बना हुआ रहता था, बच्चे इसमें कूद कूद कर स्नान करते थे, तो वैसे टंकी की बात कर रहे हैं। तो ये सब आकृतियाँ जो होती है वो घनाभ के आकार की होती है। तो चलिए अब बेलन से संबंधित सूत्रों को देखते हैं। तो बेलन की आकृति हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। बेलन ये हो गया, पानी निकालने के लिए तालाब वगैरह से जैसे जो लगा रहता है, एक बीमा लगा रहता है, बीमा जो हमारे देहात में बोला जाता है, वो बेलन के आकार का होता है। ये हमारा ऊंचाई है, ये भी ऊंचाई हो जाएगा, ये तो त्रिज्या है। तो हमारा अगला ये टॉपिक है बेलन यानी कि सिलेंडर। तो इससे संबंधित सूत्र को देखेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा सूत्र 2πr/h। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 2πr/h, यानी कि इसके ऊपरी भाग को अगर रंगेंगे तो इसके लिए सूत्र लगा लेंगे 2πr/h। अंदर के लिए भी हो जाएगा, वहाँ पे स्मॉल आर रहता है, बाहर के लिए बड़ा आर हो जाता है, त्रिज्या बड़ी हो जाती है। बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा 2πr × r + h।
बेलन के पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए सूत्र हो जाएगा 2πr इंटू आर प्लस एच। बेलन का आयतन बराबर, बेलन के आयतन के लिए सूत्र हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के आयतन का सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर एच। उसी तरह से बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर, ध्यान से देखेंगे तो बेलन का आधार जो होता है यानी कि नीचे वाला भाग वो वृत्त के आकार का होता है। तो जब इसके आधार का क्षेत्रफल लिखेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे यानी कि पाई आर स्क्वायर। बेलन का आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब इससे संबंधित कुछ आकृतियां देख लेते हैं कि बेलन से संबंधित कौन सी आकृतियां हैं जो बेलन का आकार का है। तो पहले नंबर हमारा जो ये हो जाएगा बीमा, बीमा, और ये बीमा जो तालाबों वगैरह में पानी निकालने के लिए किया जाता है, नाली भी बोल सकते हैं, नली में भी लगा रहता है ये सब। तो ये बीमा हो गया। और उसी तरह से हो जाएगा आपका सिक्का। ध्यान रखना है कि सिक्का एक बेलनाकार आकृति है, क्योंकि सिक्का कुछ इस तरह से मोटाई जरूर होती है, सिक्का में कुछ न कुछ मोटाई जरूर होती है, ऊंचाई जरूर होती है। तो सिक्का जो होते हैं वो एक बेलन की आकार की आकृति है, ना ही वृत्ताकार है ना ही गोलाकार है। सिक्का, सिक्का एक बेलनाकार आकृति है, इसको आपको याद रखना होगा। कुआं हो जाएगा, कुआं। उसी तरह से पाइप हो जाएगा, ये हमारा मार्कर भी हो जाएगा। तो ये सभी आकृतियां जो है वो बेलनाकार आकृति है। तो चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, यानी कि शंकु से संबंधित कुछ सूत्र को देखते हैं। शंकु का आकृति कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इसको कहा जाता है तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई। ये हमारा तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई, जिसको तिरछी ऊंचाई भी कह सकते हैं। ये तो ऊंचाई है और ये जो है त्रिज्या है। तो ये शंकु के आकार जो है कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो चलिए इसमें संबंधित सूत्रों को देख लेते हैं। यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर एल। शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके लिए सूत्र हो जाएगा पाई आर इंटू आर प्लस एल। शंकु का आयतन बराबर, सूत्र हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन के लिए ये सूत्र हो गया। उसी तरह से चौथा नंबर देखेंगे, यानी कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल। आधार यानी कि निचले वाले भाग का, निचला वाला भाग देख रहे हैं तो ये वृत्ताकार भाग है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगा लेंगे। यानी कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल बराबर, तो ध्यान से इसे देखेंगे एल बराबर, तो ये यहाँ पर समकोण बन गया, तो ये कर्ण हो गया, क्योंकि इधर से एक त्रिभुज बन रहा है। तो कर्ण निकालना है तो कर्ण कैसे निकालेंगे, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, वो भी रूट में। कर्ण बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर वर्गमूल के अंदर। तो यानी कि हमारा सूत्र हो जाएगा एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। उसी तरह से शंकु की त्रिज्या अगर निकालेंगे तो त्रिज्या यानी कि आर बराबर, तो त्रिज्या ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा त्रिभुज में आधार हो जाएगा। अगर ये समकोण त्रिभुज बन गया, ये यहाँ से अगर मान लेते हैं ये ए है ये बी है तो सी, ए बी सी में जो ये बी सी है वो आधार बन गया है। तो आधार का मान निकालेंगे तो हो जाएगा क्या, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर माइनस कर्ण, यहाँ पर एल है और लंब यानी कि एच है और वो रूट के अंदर होता है। उसी तरह से शंकु की ऊंचाई यानी कि एच बराबर, सेम उसी प्रक्रिया से निकाल लेंगे, यानी कि एल का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर स्क्वायर। ये सब शंकु से संबंधित सूत्र हो गया। तो
चलिए शंकु का जो आकृति होता है उससे संबंधित कुछ आकृतियों को समझ लेते हैं। जैसे कि तो चलिए अब शंकु से तो अब शंकु जैसे देखने वाली आकृतियों को देखते हैं। तो पहला हमारा आकृति हो जाएगा कुप्पी। कुप्पी जिसमें से ऐसे तेल ढाला जाता है, किसी गैलन से तेल ढालकर किसी दूसरे गैलन में डाला जाता है, जिसमें ढाला जाता है वो इसी प्रकार के दिखाई पड़ती है, कुप्पी हो जाएगा। उसी तरह से गेहूं की ढेर हो जाएगा, गेहूं का ढेर। मंदिर भी कुछ कुछ ऐसे ही बनते हैं, हिंदू मंदिर ज़्यादातर कुछ ऐसे ही दिखाई पड़ते हैं मंदिर भी, जो कि इस तरह से ऊंचाई तरफ से। गेहूं का ढेर, अगर गेहूं ऐसे बोरिया में लेकर ऐसे गिराएंगे जब, तो क्या होगा, नीचे ज़्यादा फैल जाएगा, ऊपर कुछ बन जाएगा चोखा टाइप के। तो ये गेहूं का ढेर भी इसी तरह के ये शंकु की आकृतियाँ बनाता है। और ये हमारा जो आकृति भी, ये भी शंकु का है। यहाँ से अगर काट देंगे तो ये भी शंकु की आकृति बना रहे यहाँ से आगे तक। तो चलिए अब गोला से संबंधित सूत्र को देखते हैं। गोला यानी कि स्फेयर। तो गोला ये हमारा आकृति हो जाएगा जो एकदम गोलाकार होगा, लेकिन चारों तरफ से एकदम भरा हुआ होना चाहिए। ये हमारा गोला हो गया। वृत्त और गोला में अंतर समझना चाहिए कि वृत्त जो होगा वो चूड़ी के समान होगा, जैसे कि इसके अंदर भरा हुआ नहीं रहेगा, जैसे इस चारों तरफ से इस तरह से बना रहेगा, बीच में खाली रहेगा। वृत्त जो हो गया चूड़ी के आकार का या टायर के आकार का, ऐसे कुछ रहेगा। लेकिन गोला जो होगा एकदम गोलाकार होगा चारों तरफ से, जैसे गेंद होता है, चारों देने से भरा हुआ रहता है। तो गोला हो जाएगा कुछ गेंद की आकार की आकृतियाँ। तो इसीलिए जो आता है हमारा सिक्का, सिक्का ना तो गोला होता है और ना ही वृत्त होता है, क्योंकि वृत्त में अंदर से खाली होना चाहिए और गोला में चारों तरफ से भरा हुआ होना चाहिए, जबकि ऐसा सिक्का होता नहीं है। तो सिक्का होता है हमारा बेलन के आकार के, जो कि पीछे बता चुके हैं। ये हो जाएगा हमारा त्रिज्या। तो पहला नंबर देखेंगे, गोले का आयतन बराबर। गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये भी सूत्र वही हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। अगर गोले की ऊंचाई पूछ देता है कि गोले की ऊंचाई क्या होगा, तो ये व्यास के बराबर हो जाएगा, यानी कि 2r। गोला कितना ऊंचा होगा, तो ये गोला जो होगा वो व्यास के बराबर होगा। जो गोला का व्यास होगा वही उसका ऊंचाई होगा गोला का, जो कि 2r हो जाएगा, क्योंकि व्यास बराबर सूत्र होता है 2 × r। क्योंकि त्रिज्या यहाँ पर आधा हो गया गोला का, आधा भाग और कर देंगे तो ये दोगुना हो जाएगा, जो कि h के बराबर हो जाएगा उसका मान। अब यहाँ पे एक और सूत्र देख लेते हैं, खोखले गोले। खोखले गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब माइनस छोटा आर क्यूब। खोखले गोले का आयतन निकालना होगा तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई इंटू बड़ा आर क्यूब माइनस छोटा आर क्यूब। मान लीजिए कि यहाँ पर बीच में से खोखड़ हो गया, तो वैसे गोले का आयतन निकालना होगा तो 4/3 पाई इंटू बड़ा आर क्यूब माइनस छोटा आर क्यूब। साथ बेलन में भी एक सूत्र छोड़ दिए थे, अगर छोड़ दिए होंगे तो वहाँ पर आप तुम लोग ऐड कर सकते हो। खोखले बेलन का आयतन बराबर, खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन के लिए सूत्र हो जाएगा पाई h इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। खोखले बेलन का आयतन का सूत्र होगा पाई h इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। अब देखते हैं अर्धगोला। अगर गोले को आधे आधे भाग में काट देंगे तो वो बन जाएगा अर्धगोला। ये भी पूर्ण रूप से भरा हुआ रहेगा, जैसे चांद का टुकड़ा होता है। अर्धगोला
यानी कि सेमी स्फेयर। ये हमारा पहला सूत्र हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन बराबर, तो गोले का आयतन होता है 4/3, उसके आधा हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, गोले का वक्र पृष्ठीय के लिए क्षेत्र हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तीसरा नंबर हो जाएगा, गोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सूत्र हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पार्श्व लिख दिए हैं, जबकि पूर्ण होगा क्योंकि इसमें पार्श्व नहीं होगा। पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर था, लेकिन गोले जब अर्धगोले का निकालेंगे, ये सभी अर्धगोले हैं, तो अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। इसके अनुसार चलेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके अनुसार तो आधा होना चाहिए था। गोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर है और उसका आधा होना चाहिए था 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला भी जुड़ जाता है, ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। चौथा नंबर देखेंगे, खोखले अर्धगोले, खोखले अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 पाई इंटू बड़ा आर क्यू माइनस छोटा आर क्यू। खोखले अर्धगोले का आयतन देखेंगे तो 2/3 पाई इंटू बड़ा आर क्यू माइनस छोटा आर क्यू। अब ये गोला जैसी कौन सी आकृतियां हैं, तो ये हमारी पृथ्वी, सूर्य, तारे, चंद्रमा, ये सभी आकृतियां गोले जैसे है। कंचा जो कि आप खेलते हो इस तरह से, गेंद, ये सब आकृतियां गोले जैसी है। और इसी आकृतियों को अगर आधे आधे भागों में तोड़ देंगे तो वो बन जाएगा अर्धगोला। अगला हमारा टॉपिक हो जाएगा शंकु का छिन्नक, और इसी से संबंधित सूत्र को देखेंगे। तो शंकु का छिन्नक क्या है, तो ध्यान से समझेंगे कि जब एक शंकु को, जैसे ये शंकु हो गया हमारा, इस तरह से या इस तरह से भी शंकु बनता है, उल्टा पुल्टा से कोई मतलब नहीं है। तो जब किसी शंकु को कहीं बीच भागों से एक जगह पर काट देंगे, जब किसी शंकु को एक स्थान से जब काट देंगे तो वो आकृति जो बनेगी वो शंकु के छिन्नक की जैसी बनेगी। ये वाला यहाँ से काट कर क्या करेंगे कि इसको बाहर भगा देंगे, निकाल देंगे, तो ये जो बन गया हमारा वो शंकु के छिन्नक की आकृतियाँ बन गई। इसमें ये R1 हो जाता है और ये हो जाएगा R2 और ये L है, यानी कि तिर्यक ऊंचाई, और ये H है। तो शंकु का छिन्नक में पहला सूत्र हो जाएगा, छिन्नक का आयतन बराबर, छिन्नक का आयतन बराबर हो जाएगा 1/3 पाई H इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। छिन्नक का आयतन का सूत्र हो जाएगा 1/3 पाई H इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई L इंटू R1 प्लस R2। छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई यानी कि L बराबर सूत्र हो जाएगा H का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर R1 बढ़ लिए हैं तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर कर दिए हैं। और ये हमारा छिन्नक के लिए सूत्र हो गया। इस चैप्टर में आने वाले सभी सूत्रों को हम लोग देख लिए, तो चलिए अब ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। तो चलिए पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। दिया गया है एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर ऊंचा है। तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दे दिया है, इसका मतलब वो घनाभ आकार का है। तो बोला गया है कि इसमें अधिकतम किस लंबाई का छड़ रखा जाएगा। एक कमरा कुछ है जो कि जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हैं,
यानी कि घनाभ के आकार का है। पूछा गया है कि अगर कोई छड़ रखना होगा तो सबसे बड़ा लंबाई का कितना हम छड़ रख सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि जब भी किसी घन या घनाभ में यानी कि किसी कमरे वगैरह में छड़ रखने की बात होगी तो उसके विकर्ण पर रखा जाता है। यानी कि किसी कमरे के एकदम लास्ट छोर से उस कमरे के दूसरे छोर पे ऊंचे वाले भाग यानी कि सबसे ऊपरी कोने पर रख सकते हैं। यानी कि इधर नीचे उधर ऊपर इस तरह से बड़ा यही छड़ रखेंगे, यानी कि विकर्ण पर छड़ रख सकते हैं सबसे बड़ा। जैसे कि यहाँ पे विकर्ण बन रहा है, यानी कि इस कोण से इस कोण तक हम रखेंगे तो सबसे बड़ा छड़ रखा जाएगा। चाहे इस कोण से ये वाला कोण पे ऐसे रखेंगे तो ये हमारा बड़ा छड़ रख सकते हैं। यानी कि जब भी बड़ा छड़ के बात कहेगा तो विकर्ण निकाल लेना है। तो भी घनाभ का विकर्ण बराबर होता है रूट में एल का स्क्वायर, एल यानी कि 12 का स्क्वायर, एल मतलब लंबाई होता है, लंबाई हो गया, है चौड़ाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया। एल का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस बी यानी कि 9 और एच यानी कि 8। 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 8 का स्क्वायर करेंगे 64। जोड़ लेंगे इसको तो ये हो जाएगा 4 1 5 4 9। जोड़ लेंगे इसको 8 6 14, 14 14 या 4 14 4 88, 14 4 18 हो गया, 1 और 1 जोड़ेंगे हासिल तो 2 यानी कि 289। तो इसके लिए वर्गमूल निकालेंगे तो 17 मीटर, यानी कि उस कमरे में 17 मीटर की सबसे लंबी छड़ रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। उसी तरह से दूसरा प्रश्न देखेंगे। दिया गया है एक आयताकार जलाशय में 21 सैकड़ा हजार 10,000, 21 सैकड़ा हजार 10,000 यानी कि 42,000 लीटर जल है। यदि जलाशय की लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 3.5 मीटर है तो जलाशय की गहराई क्या है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक जलाशय दे दिया गया है। ये जलाशय मान लेते हैं, अभी बताए थे कि जलाशय यानी कि नदी नहर जो भी होते हैं वो घनाभ के आकार के होते हैं। तो उसमें से लंबाई का मान दे दिया है, लंबाई यानी कि एल, चौड़ाई का भी मान दे दिया यानी कि बी, लेकिन ऊंचाई का मान नहीं दिया है। तो ये हो जाएगा एल बी एच बराबर, और उसमें कितना वजन का पानी है यानी कि उसका आयतन पानी का कितना है तो 42 पर ये हो जाएगा 3 0 और लीटर। एक घनाभ के आकार के कोई जलाशय है जिसमें कुछ पानी भरा दिया गया है जिसमें इतना लीटर पानी है, तो घनाभ का आयतन बराबर एल बी एच बराबर 42,000 लीटर है। कहीं नहीं सैकड़ा हजार 10,000, ये 42,000 लीटर हो गया। अब एल का मान बैठा लेंगे। एल का मान देखेंगे तो दिया गया है लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई भी दे दिया गया है 3.5 मीटर, लेकिन ऊंचाई नहीं पता है यानी कि एच का मान पता नहीं है। अब ये मीटर में सवाल दे दिया गया है और ये दे दिया गया है लीटर में, ये लीटर में दिया गया है तो इसको भी मीटर में बदलेंगे। ये हो जाएगा 42,000 बट्टा में 1,000, 1,000 ये हो जाएगा मीटर क्यूब में, क्योंकि आयतन तो दिया है लीटर में, लाना होगा मीटर क्यूब में क्योंकि ये तो आयतन निकाल रहे हैं। यहाँ पे एक सूत्र है, 1,000 से भागा दिए हैं, क्योंकि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1,000 लीटर। याद रख लेना है कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1,000 लीटर, इसीलिए 1,000 से भागा दे देंगे और मीटर क्यूब मिला देंगे। 3 को 0 से 3 को 0 कट गया, 6 से इसको कटा देते हैं, 6 7 42 और 3.5 से इसको कटा दे रहे हैं 2 बार में, 3.5 दूना के 7 यानी कि एच बराबर हो गया 2 मीटर। यानी कि उस जलाशय में पानी की जो ऊंचाई होगी वो होगी, गहराई होगी वो होगी 2 मीटर। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। दिया गया 4 मीटर लंबी यानी कि एल का मान दे दिया, 3 मीटर ऊंची यानी कि एच का मान दे दिया तथा 13 सेंटीमीटर चौड़ी यानी कि बी का मान दिया गया है। दीवार बनवाने में 20 सेंटीमीटर लंबी, 12 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 6.5 सेंटीमीटर ऊंची कितनी ईंट लगेगी। ईंट की संख्या, ईंट की संख्या निकालेंगे सबसे पहले नंबर। तो पहले दीवार का आयतन निकाल लेते हैं। तो दीवार का आयतन कितना दिया है 4 मीटर, 3 मीटर, इसमें आयतन के लिए लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई दे दिया गया है, लेकिन कुछ मीटर में दिया गया है तो कुछ सेंटीमीटर में। तो सबको एक में कर लेते हैं, या तो सबको मीटर में कर लेंगे या सबको सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर ज़्यादा मान दिया गया है तो इसीलिए सेंटीमीटर में कर लेते हैं। ईंट की संख्या निकालने के लिए पहले इसका आयतन निकालेंगे कि पूरे दीवार का आयतन कितना है। तो
ये घनाभ के आकार का हो गया है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दे दिया है। तो एल का मान कितना दिया है 4 मीटर, मीटर में दिया है तो इसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। एल हो गया ये। बी यानी कि चौड़ाई, तो चौड़ाई दे दिया गया है 13, ये है एल, ये हो गया बी, और यहाँ पर ऊंचाई दे दिया गया है 3 मीटर। एल बी एच दिया है 3 मीटर में, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर लेंगे, चूँकि जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। तो ये मीटर में दिया गया है तो मीटर के बदले में 100 बैठा लेंगे, यानी कि 100 से गुणा कर लेंगे तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर में। ये हो गया पूरे दीवार का आयतन। अब बट्टा में एगो ईंटा का आयतन निकालेंगे, आखिर एगो ईंटा कितने आयतन का है। एक ईंटे का आयतन हो जाएगा, इसका भी सूत्र वही रहेगा घनाभ के आकार का, लंबाई गुणे चौड़ाई और ये गुणे हो गया ऊंचाई, यानी कि 6.5। ऐसे सवालों में क्या करना है कि जो दीवार है उसका आयतन निकाल लेंगे और फिर एक ईंट के आयतन से भागा दे देंगे। ऑब्जेक्टिव है तो थोड़ा शॉर्ट में बनाने के लिए इस तरह से किए हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 400 गुणे 13 गुणे 300 बट्टा में 20 गुणे 12 गुणे दशमलव काटाएंगे तो बट्टा में आएगा 10 है। तो इस 10 को उलाट देंगे, यानी कि 10 ऊपर चला गया, नीचे आ गया 65 है। 10 ऊपर चला गया, 65 आ गया नीचे। कटाएंगे 13 5 65, 1 0 से ये 0 खत्म हो गया। फिर 5 से कटा ले रहे हैं, 5 8 40, यानी कि ये हो गया 80। 2 से कटा ले रहे हैं, 40 बार में ये कट गया 2 से। फिर क्या कर रहे हैं कि 4 से कटा रहे हैं, 4 3 12, और ये कट जाएगा 4 से 4 एकम 4, यानी कि 10 बार में। इस 3 से इस 300 को कटा लेंगे, 100 बार में कट जाएगा। अब 100 में या 10 ले गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1000 ईंट, यानी कि इसमें ईंटों की संख्या जो है वो 1000 होगी। तो यहाँ पर जो कटाए हुए हैं आप लोग किसी भी तरीका से कटा सकते हो, कटाने के बाद में 1000 आएगा। ध्यान रखना है कि ऊपर दीवार का आयतन होना चाहिए, नीचे एक ईंट का आयतन। ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में इसी पार्ट का ऑब्जेक्टिव आएगा, तो आप लोग अगले वीडियो को भी वॉच जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद।